बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस व्लॉग में 2-3 बातें हैं जो आपके साथ करनी है, गोशगुजार करनी है, अपना तजज़िया देना है। एक तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब की तकरीर है जो उन्होंने 3 साल कारकर्दगी के जश्न के मौका पर की है और उन्होंने नए नए फार्मूले उसमें दिए। वो फार्मूले क्या हैं? पूरी दुनिया के लिए उनमें एक सबक है और सबक ये है कि उन पर अमल नहीं करना ये मैं कह रहा हूँ। और दूसरा, जो भी उनका आज फंक्शन था और जो भी इश्तिहारात वगैरह थे उसमें चोरी का काफ़ी सारा मटेरियल जो है वो मौजूद था। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है 5 रुकनी बेंच ने 2 रुकनी बेंच का जो सो मोटो लिया गया केस था, वो उनका इकदाम जो है वो कलअदम कर दिया है। और इस जो 5 रुकनी बेंच की जो कार्रवाई थी इसमें और पनामा केस वाले बेंच की कार्रवाई में एक मुमासलत मुझे नज़र आई है, वो मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ। और फिर अफ़गानिस्तान में कौन सी कुव्वतें हैं जो मुतहर्रिक हो गई हैं तालिबान के ख़िलाफ़ और काबुल एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आज जो तकरीब हुई थी, बहुत बड़ी तकरीब थी वज़ीर-ए-आज़म साहब। और वहाँ एक तो फ़नकारों की प्रमोशन भी थी, उसमें ख़ुसूसी तौर पे बुलाए गए थे। चलो उसको तो छोड़ दें। पहली बात तो ये है, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जनाब 30 साल तक इस मुल्क पे हुकूमत करने वाले सियासतदान जो है, ये तो बात चलो माना उन्होंने, बाकी हुकूमत सियासतदानों ने ही की, कुछ और लोगों ने की है और अब भी वही कर रहे हैं कि जनाब आज तक किसी को जुर्रत नहीं अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट अवाम के सामने पेश करे। भाई ये कारकर्दगी रिपोर्ट आपने कौन सा वो खामियाँ बताई हैं अपनी? ज़रूरत तो तब होती ना, कच्चा छटा पूरा खोलते कि जनाब ये हमने वादे किए थे, इतनी नौकरियाँ देनी थी और इतने हमने घर बना के देने थे, अवाम को ये रिलीफ देने थे, बिजली सस्ती करनी थी, पेट्रोल सस्ता करना था, वो हम वादे पूरे नहीं कर। ये बात नहीं की उन्होंने। वही बातें आम रूटीन की बात, सहूलत कार्ड, एहसास प्रोग्राम और सेहत कार्ड वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। और कोरोना से जनाब बड़ी ज़बरदस्त जंग की हमने, इंसाफ, इंसानियत, खुददारी का निशान, सच्चा संवरता उभरता पाकिस्तान वगैरह वगैरह। पहले तो इस इश्तिहार पे बात कर लेते हैं। जो इश्तिहार उन्होंने जारी किया हुआ था अखबारात के ज़रिए, बड़ा जनाब तस्वीरें, उसमें उन्होंने जो तस्वीरें लगाई हैं वो नशेरवा ने मुझे निकाल के दिया। नशेरवा इतनी मेरी हेल्प ज़रूर कर रहा है, वो कह रहे जनाब बड़ा मसरूफ़ हो गया हूँ, मेरी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, लेकिन उन्होंने मुझे इश्तिहार निकाल के दिया वो। और उन्होंने निशानदेही किया कि उसमें 6 तस्वीरें हैं मुख्तलिफ। वो 9000 दिखा भी देना है तो वो आप देख लें कि 6 तस्वीर हैं और 6 की 6 भारतीय जो इश्तिहारात हैं, जो मॉडल्स हैं, उनकी तस्वीरें हैं। यानी इश्तिहार भी अपना नहीं बना सके। तरक्याती काम तो चलो छोड़े ना, जो किए हैं, जो नहीं किए, इश्तिहार तो कम से कम अपने बंदों का बना लेते ना। ये फसलें सब्ज़ खानी थी ना, पीछे कोई कारखाना दिखाना था, कोई स्कूल दिखाना था, इसी तरह का इश्तिहार है ना। कोई सेहत का मरकज़ दिखाना था तो कम से कम मॉडल तो अपने ले लेते ना, मॉडल भी इंडियन। अल्लाह रहम करे। और जो तकरीर फरमाई है उससे पहले आपके गवर्नर सिंध हैं जो इमरान इस्माइल, उन्होंने जनाब अपना वो मशहूर ज़माना पार्टी का नगमा जो है वो गाया है गुलकार के साथ, वही के तब्दीली आई रे। अब इसमें हम पहले भी बता चुके हैं, ये गाना भी चोरी का है, इसकी धुन जो है ये भी इंडियन है। ये गुलकार है इंडियन, रवराज मेवाड़ी। उन्होंने ये कोई अप्रैल 2017 में ये भजन है, राजस्थानी भजन जो है, उसका मुझे अब तलफ़्फ़ुज़ नहीं आता राजस्थानी, वो कोई बंकिया मारे नाचे रे इस टाइप कोई है। वो अगर आप सर्च करेंगे भजन तो वो निकल आएगा। और उस भजन की तर्ज पे इन्होंने ये गाना बनाया था पार्टी का। भजन पता नहीं क्या होता है? भजन उनकी इबादत का एक तरीका है। वो जो उनकी देवी है ना शेरों वाली, मेरे ख्याल उस पर है, वो शेरों की तस्वीर लगी है, वो भी मैंने नशेरवा को दिया है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो भजन पे लिखना, एक पार्टी का तराना
उसको भी आप समझ जाए कि क्या जहनीत, क्या सोच। बस इनको म्यूज़िक अच्छा लगा, इन्होंने कड़का दिया उस पर। और वो कहते हैं कि हाँ 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 हमें पता था, वो जो गुलकार साहब है, कि ये भजन है, लेकिन हमने उससे अच्छा किया है, उससे आगे गए हैं। वो भाई अपनी धुन बना लेते हैं। और वो कहते हैं जो उसमें है ना, रोक सको तो रोक ले, ये रोक सको तो रोक लो, ये जो मिसरा है ना, ये जनाब इमरान इस्माइल साहब ने दी है। दो चोरियाँ, दोनों भारतीय, यानी भारतीय तख्लीकात जो हैं उनमें से इन्होंने अखज़ करके दो, एक इश्तिहार जो सबसे बड़ा इश्तिहार 3 साल कारकर्दगी, वो इंडियन मुक्तब टोटे जोड़ के, वो आपने देख ही लिया होगा या दोबारा दिखा देते हैं आपको। और दूसरा वो भजन, वो वाला। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, खान साहब ने जो एक फार्मूला नया दे दिया है, वो कमाल का फार्मूला है। उन्होंने कहा जनाब अखराजात ज़्यादा हो रहे थे, मुल्क गरीब है और मुल्क को चलाने का तरीका यही होता है कि जनाब अपने अखराजात कम कर लें। यानी अमीर होने का एक तरीका वो बता रहे हैं कि बचत बढ़ाए अपनी। बचत बढ़ाने का तरीका ये है कि अखराजात अपने कम कर लें। और इसकी मिसाल भी आपने फरमा दी, कौम के सामने रख दी। उन्होंने फरमाया कि जनाब अपने घर को ही देख लें। आप अगर बचत करना चाहते हैं तो मुर्गी की बजाय दाल सब्ज़ी खा लें, एक बात। दूसरे ने कहा कि जनाब महंगे स्कूलों से बच्चे हटा लें और सस्ते स्कूलों में बच्चे दाखिल कर दें, बचत हो जाएगी, गुजारा हो जाएगा। ये फार्मूला उन्होंने दिया है। यानी ये वो कह रहे हैं कि अपना म्यारे ज़िंदगी गिरा लें। भाई फिर तो ये है कि हम बिजली, बसें और गाड़ियाँ शाड़ियाँ, पेट्रोल शेट्रोल सारा कुछ बंद कर दें, कौम को कहें कि साइकिलों पे या गड्ढों पे सफ़र करें, तो बचत ही बचत है। फिर तो ये फार्मूला पूरी दुनिया में जो इकॉनमिस्ट है इसके उल्ट फार्मूला देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने अमीर होना है या बचत करनी है तो आमदनी बढ़ाएं, अखराजात कम नहीं करें। वो तो एक इत्तेदाल में रहना चाहिए, अखराजात को फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन अमीर होने का तरीका ये है कि आप अपनी आमदनी बढ़ाएं। जो वज़ीर-ए-आज़म साहब सोच दे रहे हैं कि अखराजात कम कर लें, सूखी रोटी खा लें, मुर्गी खत बंद कर दें, बच्चों को आला स्कूलों से या महंगे स्कूलों से उठा लें और सस्ते स्कूलों में दाखिल कर दें, यानी कि आने वाली नस्ल का भी बेड़ा गर्क कर दें। ये भाई साहब ने फार्मूला दिया। एक गरीब बंदे की सोच है। ये एक वज़ीर-ए-आज़म वो कहना है मैं लीडर वो होता है जो कौम की रहनुमाई करता है। ये रहनुमाई कर रहे हैं कि कौम की जो पूरी सोच है उसको गरीब सोच उनके दिमाग में आप डाल रहे हैं। खुदा का रहम करें, ना ऐसे खिताब किया करें। आप समझते हैं कि मेरी बात में बड़ा असर है, और थोड़ी गल बड़ा असर है भाई जान, कि लोग सारे यही करना शुरू कर दें कि बच्चे ने स्कूल, वैसे भी बच्चों को वैसे स्कूल से उठा लें यार, कि हाँ पढ़ाई की। वो छोटे जो स्कूल हैं जो महंगे नहीं है, वहाँ भी तो फीस देनी पड़ती है ना। तो आपने जो बचत का और अमीर होने का तरीका बताया है तो वो बेहतरीन तरीका है। आपके वैसे भी जो KP के वज़ीर साहब है वो कहते रहे कि जनाब 2 दिन में 1 रोटी खा लो। जब 1 रोटी खाएगा ना बंदा, फिर मजदूरी नहीं कर सकेगा, ईंटें नहीं उठा सकेगा, फिर सारे काम ही रुक जाएंगे। एक तो वज़ीर-ए-आज़म ने ये वो फरमा दिया है। और दूसरा तालिबान के हवाले से उन्होंने बात की है। तालिबान से बड़ी हमदर्दी जतलाई है उन्होंने, लेकिन उस पर तो हम आगे जाके बात करते हैं। पहले उनकी एक और फार्मूला जिन्होंने दिया है, वो कहते हैं तालिबान के हवाले से जनाब तालिबान ने ये कर दिया है। वो मैं बताता हूँ क्या उन्होंने फरमाया। और वह कहते हैं कि औरतों के हकूक़ की बात अब कर रहे हैं मगरब वाले। वो कहते हैं कभी ऐसा हुआ है, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमा रहे हैं कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी मुल्क के कहने पे किसी दूसरे मुल्क ने औरतों को हकूक़ दिए हों। औरतों को तो खुद लड़ना पड़ता है अपने हकूक़ के लिए, खुद हासिल किए यूरोप में ख़वातीन ने अपने हकूक़। भाई साहब आपके ख़्याल में आलमी प्रेशर जो होता है, आलमी दबाव, वो कोई चीज़ नहीं होता।
आपने एक खातून थी, मसीही खातून, उसको कैसे निकाला था आलमी प्रेशर पे, और आपके जो दादा कह लें आप, उस्ताद या दादा पीर मुशर्रफ साहब, वो कैसे एक फ़ोन पे लेट गए थे। आलमी प्रेशर में बड़ी ताकत होती है। तालिबान क्यों कह रहे हैं कि जनाब हम हुकूक इंसानी और ये वो सब का पालन करेंगे? वो इसलिए कह रहे हैं कि आलमी प्रेशर, उन्हें पता है कि अगर हमने ये बातें ना की तो हमें किसी ने तस्लीम नहीं करना, हम पे पाबंदियाँ लग जाएंगी, हमने मुल्क चलाना है। कैसे चलाना है? आप कह रहे हैं कि आलमी प्रेशर की वसीयत ही नहीं होती। ये ठीक है कि सबसे पहले इस्लाम ने ख़वातीन को हुकूक दिए, वरासत में हक़ दिया। उस वक्त जब ख़ातून को मर्दों के साथ या मर्दों की मीटिंग में बैठने का इख्तियार नहीं था, उस वक्त ख़वातीन जो हैं, इस्लाम ने उन्हें जो मशवरे हैं, इवन ये कि जो निज़ाम चलाने के लिए मुशावरत ख़वातीन की होती रही। तो ये तो यूरोप ने बहुत बाद में ख़ातून को वोट का हक़ दिया। मसलन न्यूजीलैंड ने 1893 सबसे पहले न्यूजीलैंड ने हक़ दिया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने 1902 में, फिर नॉर्वे ने, अब देखें नॉर्वे कितना, लेकिन 1913 में, और डेनमार्क 15, कनाडा 1917, और रशिया 1917, जर्मनी 1918, यूनाइटेड स्टेट्स 1920, अमेरिका ने ख़वातीन को 1920 में हक़ दिया है। और बरतानिया के बारे में 2 रिपोर्ट्स हैं। मैंने ज़माने तालिब इल्म में पढ़ा था कि 1928 में दिया था, लेकिन अभी नौशेरवा ने जो रिपोर्ट निकाली है उसके मुताबिक 1918 में वहाँ वोट का हक़ मिला था। अब देखें, ये तो हो गया यूरोप को छोड़ दें आप। अब जो आपके इस्लामी ममालिक हैं, यहाँ बादशाहत है या एक ख़ानदान की हुकूमत है। सऊदी अरब में ख़वातीन को गाड़ी चलाने तक का इख्तियार नहीं था, लाइसेंस नहीं मिलते थे। वो किसके कहने पे वहाँ ये सारा कुछ हुआ कि 2011 में वहाँ ख़वातीन को जो हकूक़ हैं और छोटे मोटे जो जमहूरियत, जहाँ जमहूरी इदारे छोटे मोटे हैं, जहाँ वोट शोट होता है, 2011 में वहाँ ये मिला है। किसके कहने पे मिला है? आलमी प्रेशर पे मिला है जी। अपने तौर पे उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है, खुद ही समझ आ गई उन्हें। ओमान में 1994 में ख़वातीन को कुछ हकूक़ दिए, इसी तरह के कुवैत में 2005 में। ये भाई, ये आप फार्मूला जो आपका है ना कि किसी के कहने पे हकूक़ नहीं मिलते। भाई चार्टर जो है अक़वाम मुत्तहिदा के, जो कन्वेंशंस हैं, उन पे अमल दरामद के लिए क्या प्रेशर नहीं आता? आपके जो वज़ीरे इत्तलात हैं, 1.5 साल पहले इनका बयान था और उस पर मैंने वीला किया था कि ये तो भाई हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में सज़ाए मौत ख़त्म कर दें। ये किसके कहने पे आप कर रहे हैं? यूरोपीय यूनियन के कहने पे कर रहे थे ना। ये आलमी प्रेशर भाई जी होता है। और दूसरा, इन्होंने तालिबान का वो हमायत ही कर दी एक तरह से। उन्होंने कहा जनाब अब और तालिबान क्या करें, वो उन्होंने हकूक़ शकूक़ जो वो बातें कर रहे हैं वो दे रहे हैं लोगों को जनाब, और वो कह रहे हैं कि हम इंसानी हकूक़ की पासदारी करेंगे और मखलूत हुकूमत बनाएंगे। मखलूत यानी वसील बुनियाद के जो आलमी मुतालबे हैं उनके मुताबिक वो कह रहे हैं। और ये मैंने लिखा हुआ सामने, नोट्स लिए थे, इधर उधर हो गए। हाँ, वो कह रहे हैं कि जनाब तालिबान सारी बातें तो मान रहे हैं इनकी। अब ये तो कोई बात नहीं कि वो कहें जनाब पता नहीं अपनी ज़बान पे कायम रहते हैं या नहीं। वो कहते हैं इन्हें माने, इनकी मदद करें, और जब वो मुकरेंगे अपनी ज़बान से, ये तो बात की बात है, ये तो अंदाज़े हैं, खदशात हैं। वो कह रहे हैं नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलेंगे। तो ये उन्होंने एक बात की है। और ख़वातीन वाली बात उन्होंने जोड़ दी है इससे कि कोई हुकूमत या कोई मुल्क दूसरे मुल्क को मजबूर नहीं कर सकता। कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हुआ है भाई, आप ही के मुल्क में हुआ है, मैंने जिक्र किया है वाक़यात का मुख्तलिफ। तो इसके बाद वो काबुल पे जो एयरपोर्ट पे हमला हुआ है, उसमें कहते हैं कि कोई 13 इस वक्त तक 13 अफराद जो हैं वहाँ जाँ बहक हुए हैं। कोई अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए हैं, कोई तालिबान के रहनुमा भी ज़ख्मी हुए हैं। यार इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है, अफसोस तो है लेकिन एक दिलचस्प बात है। जिस वक्त ये धमाका हुआ है ना काबुल का,
उससे 2-3 घंटे पहले बरतानवी कौमों ने अलर्ट जारी किया है अपने शहरियों के लिए कि फौरी तौर पर आप निकल जाएं काबुल एयरपोर्ट से। हम जो भी उनके शहरी थे सबको कहा गया कि फौरी तौर पर निकल जाएं जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि यहाँ दहशतगर्दी का वाक़या होने की इतलात हैं। और उसके 2-3 घंटे बाद शायद इससे भी कम वक्त में वहाँ धमाके हो गए। अब हमने ये एक व्लॉग में ये अर्ज़ किया था कि बल्कि हमारे वज़ीर दाखिला की बात थी जिसकी हमने कहा था कि ये सच्ची एक बात कर गया कि अब उनकी लड़ाई होनी है दाश के साथ। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने अभी जिक्र किया बरतानवी रिपोर्ट का कि उन्होंने अलर्ट जारी किया था निकलने वाली बात जो भी मैंने की है, तो उसी की रिपोर्ट है बरतानिया ही की कि ये दाश है इसमें मुलव्वस। वो मैं जिक्र इसलिए कर रहा था कि अलर्ट वाली बात कि वो बाखबर थे कि दाश है। और एक अब नई इतला आई है CNN से और की रिपोर्ट कि दाश के जो हेड हैं उन्होंने ये धमकी दी थी कि ये काबुल एयरपोर्ट पे वो कहते हैं खुद कुछ धमाका करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन टाइम फ्रेम तो नहीं बताते वो। लेकिन जिस तेज़ी से बरतानिया ने ये इतला दी अपने शहरियों को, तो वो इसका मतलब यह है कि उनके पास जो रिपोर्टें थी वो पक्की थी कि दाश एक प्लान कर रहा है और उस प्लानिंग के मुताबिक उन्होंने वो धमाके किए हैं। तो दाश और अमेरिका जो है वो भी यही चाहता है कि अलकायदा और दाश जो है उनको कदम ना जमाने दी जाए। हमारे वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि जनाब तालिबान ये कहते हैं कि हम अपनी सरजमीन किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो फिर तालिबान के साथ बना के रखो। और मुझे यही लग रहा है कि तालिबान के साथ बन जाएगी दुनिया की भी और हमारी भी। और अब जो बात, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा उस पर, मैं जो 5 रुकनी फुल बेंच था उन्होंने आज समाअत की। मिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल जो उसके सरबराह हैं उन बेंच के 5 रुकनी बेंच के, तो कल और आज की जो हेयरिंग है उसमें से कुछ भी चीज़ें आपके गोशगुजार करता हूँ। तो जो उन्होंने कहा है कि जनाब मिस्टर जस्टिस काजी फायजी साहब और मिस्टर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सू मोटो लिया था सहाफ़ियों वाले मामले पे, वो गलत है। लेकिन सहाफ़ियों की जो दरख्वास्त है वो पेंडिंग पड़ी रहेगी। और उन्होंने डिवीज़न बेंच का 2 रुकनी बेंच का फ़ैसला है कलअदम कर दिया। उनके जो नोटिस थे उन्होंने कहा ये जनाब सिर्फ ज़रिए उसका इख्तियार है चीफ़ जस्टिस का, हालांकि इख्तियार जो है वो सारे जजों के बराबर है, जो मुझे समझ आती है आइन की। लेकिन जो बेंच शेंच बनाना है ये वो ठीक है, रूल्स के तहत ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है। तो उसमें जो पनामा वाली बात मैं कह रहा हूँ कि पनामा वाली क्या इसमें कोई आपस में गड़बड़, इन्होंने कहा जनाब बंदयाल साहब ने कि जो 20 दिसंबर वाला हुक्म है यानी 2 रुकनी बेंच का जिसमें नोटिस जारी, वो भी हमारा ही है, वो भी हमारा ही हुक्म यानी सुप्रीम कोर्ट का ही हुक्म है। इकट्ठे होने दी गल, ठीक है ना, कि टेंशन न लो, कोई मसला नहीं। और दूसरा ये रख रहा है कि हमारा 2 रुकनी बेंच के हुक्म में मुदाखलत का इरादा नहीं, ताहम इससे पैदा होने वाली मुश्किल का तदारक ज़रूरी है, यानी कि हम उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। ख्याल ये था इन ऑब्जर्वेशंस के बाद और मार्क्स के बाद कि शायद वो बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उनके फ़ैसले को जो इस हद तक नहीं मानेंगे इंतज़ामी तौर पर कि इसी बेंच में लगाया जाए काजी फायज साहब वाला जो आर्डर है, लेकिन ये नया बेंच बना देंगे। ख्याल ये था, इस बात से ये ख्याल निकलता है, यानी जो अदालत में कार्रवाई उससे जो तासर ले रहे हैं साफ़ी या वहाँ जो मौजूद वकला हैं वो इस तरह का तासर ले रहे हैं। लेकिन अचानक उन्होंने कहा जनाब उस समाअत के बाद कि फ़ैसला आज ही सुनाते हैं, फ़ैसला आया तो वो सारा कुछ ही कड़क दे के साइड पे कर दिया। अब पनामा से मैं कैसे इसको कह रहा हूँ, थोड़ी सी मुशाबत है। मुझे आपको याद है वो 5 रुकनी बेंच था, उसने ये कहा था कि जनाब रेफरेंस ये वो इंक्वायरियाँ शनक्वारियाँ जो वो JIT वगैरह बन गई। और उसमें जब JIT बनाने वाला आर्डर था ना उसमें उन्होंने फरमाया था कि अगर नाअहली का मामला आया कि नाहल करना है, जैसे 2 मेंबरान ने आसिफ ज़ैद कोसा और दूसरे जो थे उनके साथ उन्होंने
अगर नाहल करना है तो फिर हम नोटिस देंगे, इस मौजू पे उनको सुनेंगे, लेकिन नोटिस नहीं दिए गए थे। जब नोटिस नहीं दिए गए थे और केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज हो गया था, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, सीनियर वकला, कि क्योंकि अदालत ने खुद ही अपने फैसले में लिखा है कि अगर नहली का मामला हुआ, हम 3 बंदों ने ये समझा कि नहल होने वाले हैं, नहल हो रहे हैं, सादक और अमीन नहीं हैं, तो फिर इनको नोटिस देंगे। लेकिन नोटिस नहीं दिए गए थे, जिस पे जो आइनी माहरीन हैं वो ये ख्याल कर रहे थे कि शायद वो नाहल नहीं करेंगे, बस सिर्फ रेफरेंस के हद तक, लेकिन वो कर दिया उन्होंने, उसमें भी नाहल करके बड़े मारे उन्होंने। ये मैं कह रहा हूँ कि जो कार्रवाई के दौरान तासर मिला, ये वो और जो पनामा केस में तासर मिला था, वो दोनों तासर जो हैं वो एकदम उनके उल्ट हो गए, वो पूरे नहीं हुए यार। जो भी तवक्कुआत थी, जो भी उससे समझ आ रही थी कि शायद ये होने वाला है, वो नहीं हुआ। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।